हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो है फर्स्ट से कहता है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्नलिखित शामिल है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है तीसरा ऑप्शन। क्या होगा? तीसरा ऑप्शन देखिए, यानी ये हो जाएगा आपको छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। ठीक है, तो देखिए एक साधारण आवर्धक ग्लास में एक छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाता है। उपयुक्त बल की मात्रा क्या होगी? तो यहाँ पे देखिए 112 का यदि देखें तो ए बराबर त्वरण बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर था उपयुक्त जो है बल की मात्रा, पहले ए निकाल लीजिए। तो त्वरण बराबर होता अंतिम वेग। ठीक है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा में क्या होता है? समय। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो अंतिम वेग यानी 7 - 4 बट्टा में 2। ठीक है, ये कितना निकल जाएगा? ये निकल जाएगा 3/2। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है एम में, यानी बल गुने त्वरण। तो ये हो जाएगा एफ बराबर बल यानी 5 × 3/2। 5 × 3/2 ये हो जाएगा 15/2 यानी 7.5 न्यूटन। यानी इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। क्या होगा? राइट होगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? 113 का होगा आपको दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? दूसरा, यानी अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हाँ जो है हमारी गति शून्य है। ठीक है, तो हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति क्या शून्य है। पृथ्वी का पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और चंद्रमा का पलायन वेग जो है 2.30 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि जो है कहता है कि एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा? तो देखिए यहाँ पे यदि देखें तो पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को दिखने वाले प्रकाश के रंग को ज्ञात करने हेतु यहाँ पे भी बराबर क्या होगा? भी बराबर होगा आपको, भी बराबर होगा यहाँ पे 1 × λ - λ0/λ इंटू सी। ठीक है, और तो लेमडा है यहाँ पे मूल तरंग दैर्ध्य है, λ0 आभासी तरंग दैर्ध्य है, और भी जो है रॉकेट का वेग है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि रॉकेट जो है पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहा है। देखिए यहाँ पश्चिमगामी हो रहा है, तो अतः प्लस चिन्ह लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 2/10c। ठीक है, 2/10c इंटू लेमडा माइनस λ0/λ इंटू में सी हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? ये होगा 2/10 बराबर। ठीक है, ये 2/10 बराबर होगा। ठीक है, 2/10 बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 2/10 बराबर होगा λ - λ0/λ। ठीक है, यानी या फिर ये हो जाएगा 1 - λ0/λ। ठीक है, यानी ये हो जाएगा λ0/λ बराबर 1 - 2/10 यानी 8/10। 8/10 तो लेमडा बराबर क्या होगा? 10/8 λ0। ठीक है, यानी 1.25 λ0। तो चूंकि नीले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का मान 450 nm से 475 nm तक होता है। ठीक है, अतः पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को दिखाने वाले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का रेंज 562.5 nm से 593.75 nm तक जो है होगी, जो कि पीला प्रकाश है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे है कि समय की दृष्टि से दो द्रवों पी और क्यू के ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिया गया है। ठीक है, नीचे के आरेख में दिया गया है, तो कथन निम्नलिखित में से कथन सही है। तो यहाँ पे यदि आप देखें
तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ये हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, तीसरा ऑप्शन यानी क्यू। देखिए यहाँ पे आरेख में पी को सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जबकि क्यू जो है वक्रीय है। ठीक है, आरेख में पी जो है सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है। देखिए आरेख में पी जो है सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जबकि क्यू जो है वो वक्रीय है। ठीक है, जबकि क्यू वक्रीय है। स्पष्टतः द्रव क्यू का ताप पी की तुलना में द्रव क्यू का ताप पी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर तेजी से पहुंचा है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर तेजी से पहुंचा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर तेजी से पहुंचा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो क्यू का ताप पी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर तेजी से पहुंचा है। नेक्स्ट है कि दो तारों की लंबाइयाँ, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई। ठीक है, एल बाई ए होता है। आर प्रतिरोध है, रो प्रतिरोधकता, एल लंबा, ए क्षेत्रफल है। तो यदि प्रथम तार जो है, यदि प्रथम तार P2 बराबर क्या होगा, P2 बराबर 2P मान ले। ठीक है, तो यहाँ पे जो है L1 होगा 2, L1 2 और R2 होगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो ये हो जाएगा R1। ठीक है, तो पतले तार का जो है, पतले तार का प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पे 10 ओम होगा। पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम और मोटे तार का प्रतिरोध 10/R2, यानी यहाँ भी 10 ओम हो जाएगा, यानी R1/R2 हो जाएगा P/2P इंटू 1/πr²। ठीक है, यानी 4πr²/2r। ठीक है, 2r, तो यहाँ पे R1 जो हो जाएगा ये 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 116 का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति अनुचुंबकीय है? 117 का तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन। तो देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से ही चुंबकित होता है तथा अतिचुंबकीय के समीप लाए जाने पर जो है आकर्षित होते हैं। जैसे उदाहरण है ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीज आदि। ये सब क्या है आपको अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट फिर कहता है डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों पर प्रतिदीप्ति किसके कारण होती है? 118 का फर्स्ट कैथोड किरणें। तो कैथोड रे ट्यूब का आविष्कार जो है 1897 में जर्मन भौतिक विज्ञानी कार्ल जो है फर्डिनेंड ब्राउन ने किया था। ठीक है, प्रकाश तब उत्पन्न होता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लोरोसेंट ट्यूब से टकराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर है कि दो तरंगों की तीव्रता 1:9 के अनुपात में होती है। यदि ये तरंगे व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जो होता है ये समानुपाती होता है A² के, यानी A1/A2 बराबर होगा √I1/I2, यानी √1/9, यानी 1/3 का। ठीक है, तो I मैक्सिमम और I मिनिमम जो हो जाएगा ये हो जाएगा A1 + A2 का होल स्क्वायर और नीचे में A2 - A1 का होल स्क्वायर, तो यानी 1 + 3 का होल स्क्वायर और 1 - 3 का होल स्क्वायर, यानी 4/1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 4/1, यानी दूसरा ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 4/1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 120 है कि V यानी वोल्ट के विभवांतर के माध्यम से त्वरित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पादित एक्स किरण न्यूनतम तरंग लंबाई सीधे अनुपातिक है। 120 का तीसरा ऑप्शन 1/v के। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अधिकतम गतिज ऊर्जा EV यानी एक्स रे की खोज जो है hc जो है L के रूप में होता है। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है ये अधिकतम होती है। ठीक है, और I जो है यहाँ पे न्यूनतम है, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 121 कहता जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए इसका फर्स्ट हो जाएगा, यानी श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ठीक है, टीवी का स्विच ऑन करने पर श्रव्य एवं दृश्य दोनों जो है एक
दोनों एक साथ शुरू होती हैं, ठीक है। ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़ ध्वनि बाद में सुनाई पड़नी चाहिए, किंतु टेलीविज़न में रेडियो स्क्रोनाइजर लगाकर इस त्रुटि को दूर किया जाता है। नेक्स्ट 122 है कि एक रेडियो धर्मी तत्व का अर्ध जीवन काल 1600 है, 6400 वर्ष बाद कितनी राशि जो है शेष रहेगी। तो 122 का दूसरा ऑप्शन 1/16। तो देखिए T2 बराबर कितना है 1600, T2 बराबर 1600, ठीक 1600 है, T बराबर है 6400, तो N बराबर होगा 6400 बट्टा में 1600, यानी कितना निकल गया 4, N निकल गया 4। तो यहाँ पे जो हो जाएगा N0 इंटू 1/2 के पावर N होता है, यानी N0 इंटू 1/2 के पावर 4, यानी N0/16, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 122 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी कितना होगा तो 1/16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि एक जो है आमीटर में मुख्य धारा का 0.2% गैल्वेनोमीटर से होकर गुजरता है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कैपिटल G है तो आमीटर का प्रतिरोध होगा 123 का हो जाएगा, आपको 123 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी 1/500, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 1 - 2i/1000 बराबर हो जाएगा 9981/2000, ठीक। यानी यहाँ पे जो हो जाएगा आपको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2i/1000 इंटू 9 बराबर हो जाएगा 99985 बटा में 1000। इसका मान निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आर नेट बराबर क्या निकलेगा, आर नेट बराबर निकलेगा G/G+S, यानी ये निकल जाएगा G/500, ठीक है, G/500, यानी तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट फिर क्या, बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करने पर सिरका एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी से गुजरने पर दुधिया हो जाता है। दुधियापन किसके कारण होता है। तो 124 का जो हो जाएगा राइट आंसर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दुधिया किसके कारण होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो सिरका और बेकिंग सोडा मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में मिलाया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो चूने के पानी को दुधिया बना देता है। नेक्स्ट 125 देखिए, कहता है कि जब एक तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नमी युक्त हवा के संपर्क में रखा जाता है तो यह नीरस हरा रंग प्राप्त कर लेता है। यह लेप किसका मिश्रण है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपको 125 का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो तांबे की धातु वायु के संपर्क में आने पर जंग के कारण हरे रंग की हो जाती हैं। जब तांबे के बर्तन को बरसात के मौसम में हवा के संपर्क में लाया जाता है तो धातु गैसों और नमी की वायुमंडलीय गैसों के साथ प्रतिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बनाती है। यह तांबे की धातु की सतह को हरा रंग देता है। नेक्स्ट फिर है कि विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती हैं प्रयोग करती हैं। 126 का तीसरा ऑप्शन, यानी स्ट्रोंशियम परमाणु का, ठीक है। तो 126 का होगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तो अमेरिका के प्रतिष्ठित भौतिक विज्ञानी अनुसंधान संस्थानों में से एक जो है JILA जॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ लेबोरेटरी जो है एस्ट्रोफिजिक्स यह संस्था है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने कुछ हजार जो है स्ट्रोंशियम परमाणुओं पर आधारित एक घड़ी का निर्माण किया है, ठीक है। यह एक ऐसी आणविक घड़ी है जो सबसे ज़्यादा सटीक समय बताती है। तो स्ट्रोंशियम परमाणु विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती हैं प्रयोग करती हैं स्ट्रोंशियम परमाणु। नेक्स्ट फिर है कि खाली स्थान को 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म कर के प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जा सकता है। 127 का तीसरा ऑप्शन CSO4 × 2H2। तो खनिज जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जब CSO4 × 2H2 जिप्सम को जो 100 तो ये 373 केल्विन के तापमान पर गर्म किया जाता है तो यह क्रिस्टलीकरण कर अपनी पानी का 3/4 भाग खो देता है
और प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 इंटू हाफ H2O बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको दूसरा CSO4। ठीक है, CSO4 इंटू 2H2। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार करता है। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट है कि चार तत्वों, ठीक है, चार तत्वों PQ R और S की परमाणु संख्याएं क्रमशः 6, 8, 14, 16 है। इन तत्वों में से उपधातु हैं। 128 का तीसरा ऑप्शन R। तो चार तत्वों PQ R S के परमाणु क्रमांक 6, 8, 14, 16 है। इनमें से मेटालॉइड के रूप में जाने जाने वाला तत्व R है, जिसकी परमाणु संख्या 14 है, सिलिकॉन है। ठीक है, 14 है, ये क्या है? सिलिकॉन है। नेक्स्ट, फिर है कि एक अभिक्रिया के वेग के रूप में परिभाषित किया गया है। 129 का जो है चौथा ऑप्शन देखिए क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, अभिक्रिया दर जो वह गति है जिस पर एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिसे प्रति यूनिट समय में उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि और प्रति यूनिट समय में एक जो है प्रतिक्रियाशील की सांद्रता में कमी के अनुपात के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। प्रतिक्रिया कर जो है नाटकीय रूप से भिन्न हो सकती है। नेक्स्ट, 130 है कि गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है, यदि वह कम ताप पर पदार्थ द्वारा शोषित हो, ताकि वह जो है निर्नतक द्वारा उत्पन्न तापमान को मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सी है जो भारत में पाया जाता है? तो 130 का देखिए, 130 का हो जाएगा फर्स्ट हाइड्रा। तो देखिए, हाइड्रोजन गैस बहुत कम तापमान पर जो है प्लेडियम हाइड्राइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकती है? 131 का तीसरा ऑप्शन यानी कुक्स कांच। तो सोडियम तथा दूसरी दुर्लभ जो है मृदा धातुओं को मिलाकर कुक्स कांच को निर्माण किया जाता है। कुक्स कांच के पराबैंगनी के जो है किरणों के अवशोषण की क्षमता होती है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें हमारी आँखों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, इसलिए धूप के चश्मों में कुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। 132 फिर है निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? 132 का फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो यूरिया एक जो है कार्बनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे जो है कार्बामाइड भी कहते हैं। यह रंगहीन गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलेय है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया और जो है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से होती है। नेक्स्ट, नीचे दिया गया कौन सा मंथन सही है? 133 का दूसरा। सभी अधातुएं जो है अतन्य होती हैं। ठीक है, तो धातुओं उन्हें कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातुओं को ऋण विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है, जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, कार्बन, ठीक है, सल्फर आदि सभी जो है अधातुएं जो है अतन्य होती है। नेक्स्ट, फिर नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? 134 का दूसरा ऑप्शन। लोहे में जंग लगना, कागज का जलना, ठीक है, भोजन का पाचन। तो जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनता है, या जब कोई पदार्थ दो या अधिक पदार्थों में वियोजित होकर, ठीक है, उसका गुण और जो है वैशिष्ट्य बदल जाता है, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पाचन और अगरबत्ती का जलना, दूध का फटना आदि। नेक्स्ट, तो यहाँ पे 134 का हो जाएगा आपको दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन है लोहे में जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पाचन। फिर है नेक्स्ट है कि कौन सा कथन वस्तुओं के लिए सही है? 135 का 4। 135 का क्या होगा? 4 होगा। तो देखिए, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। धातु ऑक्साइड ज़्यादातर क्षारीय होते हैं। फिर है धनात्मक आयन बनाने के लिए धातु इलेक्ट्रॉनों को खो देती हैं
और धातुएं अच्छी अभिकारक जो है अधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं अपने जो है लवण के घोल से कम प्रतिक्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर खाली स्थान के प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते और उनके बीज अंडाशय में जो है निहित होने के बजाय पौधों की प्रजनन संरचनाओं की जो सतह पर विकसित होते हैं। 136 का फर्स्ट अनावृत। तो जिम्नोस्पर्म को नग्न बीज पौधों के रूप में भी जानते हैं, अर्थात इनका बीज जो है अनावृत होता है। इसमें जो अंडाशय का पूर्णतः अभाव होता है। जिम्नोस्पर्म पौधों के उदाहरण है साइकस, पाइनस, फर्न आदि। नेक्स्ट है कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तीसरा ऑप्शन बीज वाहिका। तो देखिए अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक बीज वाहिका द्वारा ले जाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? 138 का दूसरा, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ठीक है, तो जब ये देखिए जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। नेक्स्ट फिर है कि कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे 139 का तीसरा ऑप्शन बिना कृत्रिम खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं। तो कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल का रंग लाल हो जाता है और अतः इससे उत्पन्न पुष्पपुंज लाल ज्वर कहलाते हैं। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्नलिखित में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? 140 का दूसरा एनीमलिया। ठीक है, तो एनीमलिया जगत में बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जंतुओं को रखा जाता है। इनमें मेटाजोआ भी कहा जाता है। हाइड्रा, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इस जगत में शामिल हैं। ठीक है, 1969 में R.H. व्हिटेकर ने जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया: मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और एनीमिलिया। नेक्स्ट है कि आंतों के रोगों के निदान के लिए निम्नलिखित किरणों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट एक्स किरण। तो एक्स किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। यह जो है चिकित्सा में आंतों के रोगों के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 142 है कि नीचे दिए गए कथनों में से उन कथनों को चुनिए जो सतत विकास की अवधारणा का सही वर्णन करते हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन, ए और डी। ठीक है, तो पर्यावरण की न्यूनतम क्षति के साथ नियोजित विकास और विकास जो सभी हितधारकों स्वीकार्य हो। तो देखिए सतत विकास जो है प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को नुकसान पहुंचाए बिना मानव विकास को बनाए रखने की एक प्रक्रिया है। यह पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान के साथ नियोजित विकास सुनिश्चित करता है। ठीक है, बशर्ते कि विकास जो सभी हितधारकों को स्वीकार्य हो। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र की परिभाषा है? फर्स्ट, तो पौधों, जानवरों और रोगाणुओं के विभिन्न समुदाय अपने पर्यावरण के साथ मिलकर। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र एक जो है भौगोलिक ग्राफिक क्षेत्र है जहाँ पौधे, जानवर और अन्य जीव साथ ही साथ मौसम और परिदृश्य जीवन का एक रूप बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में जो है जैविक या जीवित भाग साथ ही जो है अजैविक कारक या जो है निर्जीव भाग लेते हैं। जैविक कारकों में पौधे जो है जानवर और अन्य जीव शामिल हैं। नेक्स्ट 144 है कि उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। 144 का तीसरा ऑप्शन कार्बन का जो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन। ठीक है,
तो 144 का होगा कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा शर्करा के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे हवा और मिट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं। पादप कोशिका के भीतर जल का ऑक्सीकरण होता है, जिसका अर्थ है कि यह इलेक्ट्रॉनों को खो देता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है। ठीक है, जिसका अर्थ है कि यह इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 145 का कौन सा कथन सत्य है? तीसरा ऑप्शन, यानी जिस बच्चे को पिता से एक्स क्रोमोसोम विरासत में मिलते हैं वह लड़की होगी। ठीक है, तो एक जाइगोट जिसमें पिता से विरासत में प्राप्त मिला एक गुणसूत्र, ठीक है, एक्स गुणसूत्र होता है, ये एक लड़की में विकसित होगा। सभी बच्चे चाहे लड़के हो या लड़कियां अपनी माँ एक्स गुणसूत्र विरासत में लेते हैं अपनी माँ से। ठीक है, और इस प्रकार लिंग का निर्धारण इस बात से होता है कि उन्हें पिता से क्या विरासत में कौन सा गुणसूत्र एक्स या वाई मिला है। नेक्स्ट, 146 है कि खाद्य श्रृंखला में अजैव निम्नीकरणीय कीटनाशकों का जो प्रत्येक उच्च पोषीय स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा के रूप में संचय के रूप में जाना जाता है। 146 का होगा तीसरा, जैव आवर्धक। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला में अजैव निम्नीकरण कीटनाशकों का प्रत्येक उच्च पोषीय स्तर पर बढ़ती मात्रा में संचय और आवर्धन कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कि बायोमैग्निफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिकारियों के भीतर विषाक्त रसायन बनते हैं। यह आमतौर पर पूरी खाद्य श्रृंखला में होता है और सभी जीवों को प्रभावित करता है, लेकिन खाद्य श्रृंखला में ऊपर वाले जानवर अधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट, फिर निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है? तो 147 का तीसरा ऑप्शन, डबल रोटी पकाने में। तो मानव शरीर में जितनी भी मानव कोशिकाएं हैं उसकी लगभग 10 गुना संख्या जो जीवाणु कोश की है। ठीक है, इनमें ये अधिकांश जीवाणु त्वचा या हाड़ नाल में पाए जाते हैं। हानिकारक जीवाणु इम्यून तंत्र के रक्षक प्रभाव के कारण शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। कुछ जीवाणु जो है लाभदायक भी होते हैं। गन्ने के रस के किण्वन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और दही बनाने में जीवाणुओं का इस्तेमाल होता है, जबकि डबल रोटी खमीरीकरण के द्वारा बनाई जाती है। तो डबल रोटी पकाने में। नेक्स्ट, मछली में क्लोम यानी गिल का कार्य होता है। 148 का फर्स्ट, जल में उपस्थित विलेय घुलनशील ऑक्सीजन का अवशोषित करना। तो क्लोम या गल्फरा जलीय जीवों जैसे मछली में पाया जाने वाला एक श्वसन अंग है। इसका प्रयोग कर जलचर पानी से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं। गल्फरे की सूक्ष्म संरचना बाहरी वातावरण के लिए एक बहुत बड़ा तल क्षेत्र प्रस्तुत करती है। रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 149 का देखिए, तो तीसरा ऑप्शन, प्यूपा या कोशिका विकसित होकर जो है कैटरपिलर बन जाता है। तो देखिए, कोशिका या प्यूपा कुछ कयांतरण करने वाले जो है कुछ कीटों के जीवन चक्र की एक अवस्था का नाम है। यह कयांतर के दौरान होने वाली 4 अवस्थाओं में से एक अवस्था है। इन कीटों के कयांतरण की 4 अवस्थाएं भ्रूण, डिंब, प्यूपा तथा पूर्ण कीट का पूर्णक है। नेक्स्ट, फिर कहता है कि विटामिन एक्स की हीनता कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। एक्स वाई जेड को पहचानिए। तो 150 का होगा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी क्या होगा? तो तीसरा हो जाएगा, यानी एक्स क्या है? एक्स जो है विटामिन सी है, एक्स विटामिन सी है। वाई जो है आयरन है, जेड जो है नींबू, ये वंश के फल हैं। तो देखिए, विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल मानव एवं विभिन्न अन्य पशु प्रजातियों के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व हैं। यह विटामिन रूप में कार्य करता है। कई प्रकार की उपापचयी अभिक्रियाओं हेतु एस्कॉर्बेट सभी पादपों व पशुओं में आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ जगह विटामिन, आयरन और नींबू के वंश के फल। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।